हेलो क्लास, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के। यहाँ पे सारे एमसीक्यूज इकट्ठे डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 है, इसका अगला पार्ट भी आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो देखो बच्चों, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा है, क्या एमसीक्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे और इसको ध्यान से देखना। जिन बच्चों ने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो पहले लेक्चर्स देख लीजिए, फिर एमसीक्यूज पे बढ़ते हैं आगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे। मैं वापस से बता रही हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे ये जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले एमसीक्यू की तरफ। पहला एमसीक्यू हमारा कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है, द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज रिमूव्ड फ्रॉम पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसगवर्नेंस। तो क्वेश्चन कहता है कि कौन से स्टेट का रूलर ब्रिटिशर्स ने रिमूव किया था पावर से, ये कह के कि यहाँ पे इस स्टेट में गवर्न करना थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे मिस गवर्नेंस के चलते हम यहाँ पे इस स्टेट का जो रूलर है इसको हटा देना चाहिए। तो वो कौन सा स्टेट थी? वो थी अवध। ओके, रिवोल्ट ऑफ 1857 का ये टॉपिक है और ये चीजें हमने पहले कवर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। Who was the Governor General of India during सिपाही म्यूटिनी? तो सिपाही म्यूटिनी के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का? आपके क्वेश्चन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंगे, लॉर्ड लिटन। तो सिपाही म्यूटिनी, देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सिपाही म्यूटिनी किसका नाम है, किसको हम सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं। सो इट वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। तो इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। इनका जो टाइम पीरियड था ये था 1856 से लेके 58 तक। और आपको पता है जो सिपाही म्यूटिनी का टाइम था वो 1857 था, मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 कब हुआ था? तो ये 57 में होता। और उस टाइम पे जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following places did कुंवर सिंह, a prominent leader of the revolt of 1857, belong to? तो ये मैंने बिल्कुल एक टेबल करवा के बच्चों को बताया हुआ था कि कौन से लीडर ने कौन से एरिया में जो है लीड किया था, कौन से रूलर ने लीड किया था रिवोल्ट को। तो यहाँ पे पूछा है कुंवर सिंह ने कौन से एरिया में लीड किया है, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बिहार। बिहार में जो है कुंवर सिंह ने लीड किया था। With reference to revolt of the year 1857, फिर से 1857 के क्वेश्चन है, who of the following was betrayed by friend, captured and put to death by British? तो कौन जो था जिसको एक फ्रेंड ने बिट्रे किया था और उसको फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने कैप्चर करके और उसको मार दिया था? तो वो कौन थे जिसको जिसको बिट्रे हुआ था, जिसको धोखा मिला था? वो थे तांतिया टोपे। तांतिया टोपे को उनके फ्रेंड ने धोखा दे दिया था और फिर बाद में इनको ब्रिटिशर्स जो थे कैप्चर करके और इनको बाद में इनकी डेथ हो गई थी। ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के एंड की बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया, इन्होंने क्या किया था रिवोल्ट के लिए? क्या इन्होंने अपोज किया था रिवोल्ट, सपोर्टेड द रिवोल्ट, रिमेन्ड न्यूट्रल टू द रिवोल्ट, या फॉट अगेंस्ट द नेटिव रूलर्स? सो द एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग, जो पढ़े लिखे नौजवान लोग थे, ये न्यूट्रल रहे थे रिवोल्ट में, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जो गरीब था वो मर रहा था या फिर जिनकी जमीनें हड़पी गई थी वो लोग जो थे रिवोल्ट में उतरे थे। तो हमने कॉजेज पढ़े थे रिवोल्ट के, लेकिन एजुकेटेड मिडिल क्लास वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए दे रिमेन्ड न्यूट्रल टू द रिवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट इफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857? इसमें से कौन सी टेरिटरीज थी जो रिवोल्ट ऑफ 1857 से अफेक्ट नहीं हुई थी? सो चित्तौड़ जो थी इट वाज नॉट इफेक्टेड। बाकी झांसी, रानी ऑफ झांसी ने इन्हीं के लिए फाइट किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने फाइट किया था, जगदीशपुर के जो लीडर था उन्होंने भी लीड किया था, और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने भी लीड किया था। तो लखनऊ में भी जो था रिवोल्ट बहुत अफेक्ट हुई थी, वहाँ की टेरिटरीज भी, लेकिन चित्तौड़ की टेरिटरीज बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ what was or were the objects of Queen Victoria's proclamation 1858? तो इसमें से कौन से ऑब्जेक्ट्स थे क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन के? ठीक है, सो आपके ऑप्शंस हैं, टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन,
टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विद इंडिया। इसमें से अगर हम बात करें कि क्वीन विक्टोरिया ने जो प्रोक्लेमेशन निकाला था 1858 में, वो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स, कि जितने भी इंडियन स्टेट हैं हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको एनेक्स कर पाए, जिसके तहत इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस करी थी, क्योंकि पहले इंट्रोड्यूस करी थी, और इसी के तहत जो था अवध को भी एनेक्स किया था। ठीक है, इस तरह के जो है पॉलिसीज, इस तरह के प्रोक्लेमेशंस ये लेते आ रहे थे। एंड ऑल्सो दिस वाज आल्सो द पॉइंट टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन। इनका ये भी इंटेंशन था कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को हम जितना ज़्यादा हो सके ब्रिटिश के क्राउन के अंडर जो है ला के रखें। So your correct option is 1 and 2. But yes, to regulate East India Company's trade with India, this was not the objectives of Queen Victoria's Proclamation Act of 1858. आगे बढ़ते हैं। Which one of the following statement does not apply to the system of subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इसको अप्लाई नहीं करती है? किसको भला? सब्सिडरी अलायंस को नहीं अप्लाई करती है, जो किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सब्सिडरी अलायंस आपको पता होना चाहिए क्या था। जब ब्रिटिशर्स ने अपनी जो हर प्रोविंस को बोला था तुम स्टेट आर्मी मेंटेन करोगे, इसमें पैसा तुम करोगे, खर्चा तुम करोगे, लेकिन कमांड क्या होगी? एंड कमांड हमारी होगी। तो ये था सब्सिडरी अलायंस। अब देखो ऑप्शंस क्या हैं। टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस, ये बिल्कुल सही, जैसे मैंने अभी आपको बताया। टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, ठीक है, ये भी था। टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, ये हम देखेंगे आगे। टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर द इंडियन स्टेट्स। तो इसमें से हमें सबसे पहले तो देखो पूछना है डज नॉट अप्लाई, तो क्या अप्लाई नहीं करता? देखो सब्सिडरी अलायंस के अंदर मानना था कि आप आर्मी मेंटेन करो अपने एक्सपेंस पे, लेकिन एंड कमांड क्या होगी? हमारी होगी। तो ये तो करेक्ट आ ही जाता है। सेकेंड था टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर। उनका एक ये भी उन्होंने बोला इन रिटर्न हम आपको कोई भी सेफ्टी है वो प्रोवाइड करेंगे और आपको बाकी के खतरों से बचाएंगे। सो यस, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। एंड ऑल्सो टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर द इंडियन स्टेट्स, जितनी भी इंडियन स्टेट्स हैं उसके ऊपर ब्रिटिश का इंपीरियलिस्ट पॉलिसी, एक उनका राज होना बहुत वो चाहते थे। तो 1, 2 and 3 statements and 4th statement is correct, but the third statement does not apply to system of subsidiary alliance, that is to secure a fixed income for the country। ऐसा कोई इनका अप्रोच नहीं था अंडर subsidiary alliance। ओके, नेक्स्ट, which one of the following statements is/are true about 1857 revolt? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट 1857 रिवोल्ट की बारे में सही है? पहली स्टेटमेंट है Simon Fraser was the political agent of the British in Delhi who was killed by the sepoys. Okay, then Bengal was the most intensely involved in the revolt. इसमें से which of the statement is true पूछी है, तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। देखो बंगाल वॉज नॉट इंटेंसिवली इन्वॉल्व इन द रिवोल्ट, बंगाल इन्वॉल्व नहीं था इतना रिवोल्ट में। बट येस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। साइमन फ्रेसर वॉज द पॉलिटिकल वन ऑफ द पॉलिटिकल एजेंट ऑफ द ब्रिटिश हु वॉज किल्ड बाय सेपॉय। तो कौन थे वो? साइमन फ्रेसर थे। सो 1 ओनली। ओके, नेक्स्ट, arrange the following precursor revolts to 1857 revolt in the cantonments in chronological order। chronological order wise हमने इनको लिखना है, ठीक है। So 19th infantry बहरमपुर, 34th infantry मेरठ and 7th regiment ओध। तो 1, 2 and 3 is the correct chronological order of the question। Which of the following was or were not the centers of 1857 revolt? इसमें से कौन से सेंटर्स नहीं थे 1857 रिवोल्ट के? योर ऑप्शंस आर मद्रास, जगदीशपुर, इलाहाबाद या कानपुर। देखो मद्रास वॉज द सेंटर, एक तो पूछा वर नॉट द सेंटर। मद्रास तो सेंटर था। आगे देखो जगदीशपुर सेंटर नहीं था, इलाहाबाद सेंटर नहीं था और कानपुर भी सेंटर नहीं था। सो द करेक्ट ऑप्शन वॉज ए इज 2, 3 and 4। नेक्स्ट, Who was the Governor General when 1857 revolt took place? तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ, अभी भी हुआ। Who was the Governor General? Lord Canning was the Governor General. Consider the following leaders and their reign of the revolt in 1857. So कुंवर सिंह, देखो पहले मैंने बताया था कुंवर सिंह का जो एरिया था वो कौन सा था? वो था बिहार। सो वेस्टर्न यूपी। ओके, इन्होंने बोला हुआ है।
देन खान बहादुर रोहिलखंड, ये सही है. नाना साहेब लखनऊ. सो बोथ 3 स्टेटमेंट्स, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इन सबके जो एरियाज हैं बिल्कुल सही दिए हुए हैं, तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके. देन 14th क्वेश्चन, साइमन कमीशन was sent to India in 1928. At that time who was the prime minister? तो जब साइमन कमीशन को इंडिया भेजा गया 1928 के टाइम पीरियड पे, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली. सो इनका पूरा नाम है क्लेमेंट रिचर्ड एटली. ओके. सो साइमन कमीशन कब आई थी? 1928 में आई थी. और इसमें इनका नाम साइमन कमीशन क्यों पड़ा था? क्योंकि जो चेयरमैन थे उनका नाम भी साइमन था, और उनके नाम पर जो है रिचर्ड साइमन उनका नाम था, उनके नाम पर जो है इस कमीशन का नाम पड़ा था. ओके. Who of the following presided the historic Lahore session of 1929 in which demand of Purna Swaraj was raised on the bank of river Ravi? तो किसने लाहौर सेशन ऑफ 1929 को प्रेजाइड किया था? सो इट वॉज जवाहरलाल नेहरू, जहाँ पे पूर्ण स्वराज का डिमांड हुआ था इस सेशन में. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. देन विद रेफरेंस टू गांधी इरविन पैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अब देखो वापस से स्टेटमेंट पूछिए, इनकरेक्ट कौन सी है? तो हम सारी स्टेटमेंट पढ़ेंगे. देखो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद, जो है गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, और इन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने से मना कर दिया था गांधी जी ने. उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ. कुछ एग्रीमेंट्स इन्होंने लेके आए गांधी इरविन पैक्ट में. अब हमें बताना है इसमें से कौन सी वो चीज सही नहीं है. पहला ऑप्शन है द गवर्नमेंट ग्रांटेड right to make salt in coastal villages for personal consumption and sale in local markets. तो चलो ये इन्होंने सॉल्ट के लिए तो मान लिए थे जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट इससे पहले हुआ था. सॉल्ट के लिए मान लिए थे, लेकिन सेल के लिए नहीं माने थे. सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट. लेकिन तब भी हम आगे वाली स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं. The government agreed to return all lands which were not sold to third parties. So yes, government agreed to return all lands. Okay. All political prisoners were not convicted of violence were released immediately. जितने भी political prisoners थे जो जिन्होंने वायलेंस नहीं कंडक्ट किया था उनको रिलीज कर दिया गया था. गांधी इरविन पैक्ट का ये बहुत बड़ा पॉइंट था. ठीक है. और इसमें ही इसी पॉइंट में मैं बात करूं तो जो भगत सिंह थे और उनके 3 एसोसिएट्स थे उनको फांसी लगी थी, और फिर इस एक्ट को काफी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था. बट एनी हाउ बिल्कुल यहाँ पे इनको जो वायलेंस में नहीं कन्विक्टेड थे उनको रिलीज कर दिया गया था इमीडिएटली. ओके. एंड देन गांधी एग्री टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. सो जब गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था तो गांधी जी ने फाइनली ही एग्री टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म करने की इन्होंने बात करी थी. तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है? फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स करेक्ट. ओके. सो द कराची सेशन 1931 ऑफ कांग्रेस वॉज इम्पोर्टेंट बिकॉज, देखो कराची सेशन 1931 का क्यों था? क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई थी, इक्वालिटी की बात करी गई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट था. सो योर करेक्ट ऑप्शन हेयर बिकम्स कांग्रेस स्पेल्ड द ट्रू मीनिंग ऑफ स्वराज इन दिस सेशन. देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. C.R. Das and Motilal Nehru formed Swaraj Party in 1923. Correct. Belgaum session of Indian National Congress 1924 was presided by Mahatma Gandhi. This is also correct. So both the statements are correct. देखो बेलगांव सेशन जो था 1924 का, दिस वाज द ओनली सेशन प्रिजाइडेड बाय महात्मा गांधी. ये ही एक सेशन था जो कि महात्मा गांधी ने प्रिजाइड किया था. एंड C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी फॉर्म की थी. इनको स्वराजिस्ट भी बोलते थे. ठीक है. और इनको जो है उस टाइम पे प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स की बात हुई थी तो इनको प्रो चेंजर्स भी बोला जाता था. ओके. सो दिस वॉज अबाउट स्वराज पार्टी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लो. विच ऑफ द फॉलोइंग विद कॉजेज पूछा है बिहाइंड द लॉन्च ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में लॉन्च हुई थी. क्या क्या इसके कॉज थे? क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया? सबसे पहला पंजाब रॉन्ग्स ऑफ 1919. एग्जैक्टली पंजाब रॉन्ग्स जब हुए थे, मतलब कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था. लोग काफी ज्यादा
अपसेट थे उस इंसिडेंट से, और उन्होंने उसके बाद जो है एक और मूवमेंट स्टार्ट करी इन द फॉर्म ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यही एक कॉज नहीं था, बट येस इट वाज वन ऑफ द कॉजेज व्हाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च। बेसिकली नॉन कोऑपरेशन, अगर मैं बात करूँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो वो एक कॉन्टिन्यूटी थी ऑफ खिलाफत मूवमेंट। सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट जो था लॉन्च हुआ था, उसके बाद ही इसी के कॉन्टिन्यूटी में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था। बट अगर हम बोले उसका एक कॉज था, सिर्फ यही एक रीजन था, तो ऐसा नहीं था, बहुत ज्यादा रीजन थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करना पड़ा था। देन खिलाफत रॉन्ग्स, यस, जैसे मैंने आपको बताया खिलाफत मूवमेंट जो थी वो उससे पहले हुई गई, और खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी ने सपोर्ट किया। उनको लगा कि यही एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें हिंदू मुस्लिम्स यूनिटी का जो है एक उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दोनों साथ मिलके काम करेंगे। और वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने काफ़ी इनको इंसल्ट किया था, मुस्लिम्स खलीफा को इंसल्ट किया था इन टर्की। तो ये सारा एक टॉपिक अलग से है, वो आप देख सकते हैं। सो यस, सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड ऑल्सो रिजेंटमेंट विद रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बात करी थी कि हम जो है किसी को भी शक की बुनियाद पे, सिर्फ और सिर्फ शक की बुनियाद पे हम किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इस एक्ट को तभी ब्लैक लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी एक रीजन था व्हाई दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब ही ये था कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ। सो ऑल दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस ऑप्शन। देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में बात करिए। 1918 में जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, जिसमें गांधी जी ने लीड किया था, ये किस इशू पे हुई थी? सो योर करेक्ट आंसर इज प्लेग बोनस ऑफ द प्रीवियस ईयर टू वर्कर्स। तो बेसिकली जितने भी वर्कर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि हमारा जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए, हमें बोनस मिला जाए, क्योंकि लास्ट ईयर प्लेग आया था, जिसकी वजह से उनकी जो सैलरीज थी वो रिड्यूस उतनी ही रही थी, कुछ प्रॉफिट नहीं होता, इनफैक्ट वो लॉस में जा रहे थे। तो उन्होंने सब लोगों ने स्ट्राइक पर बैठे और कहा, गांधी जी ने उनको ज्वाइन किया और उनके साथ एक मूवमेंट लीड करी, दैट वाज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 की। ये ऑल्सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट मूवमेंट जो, या फिर मैं बोलूँगी एक मूवमेंट थी जो गांधी जी ने जिसमें पार्टिसिपेट किया। सो सबसे पहले अगर कोई तुमसे पूछे गांधी जी ने किसमें पार्टिसिपेट किया था, इट वाज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने आपके 20 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, बिकॉज क्वेश्चंस ये जितने भी मैंने डिस्कस कर गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लेट अस नो। तो थैंक यू क्लास। अगर आपको बाकी का कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर हमारा मेंशन है, आप यहाँ पे जाके बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।